एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम टू डिसाइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की एसएसटी का जो न्यू बुक लॉन्च हुई है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहले क्या हुआ है, तब उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। हम लोग इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें पार्ट 1 में हम यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बहामानी सल्तनत पढ़ चुके हैं एंड दिल्ली सल्तनत के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज की जो हम आपका पार्ट पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, यहाँ पे हम पढ़ेंगे विजयनगर जो एम्पायर हुआ उसका एस्टेब्लिशमेंट। ये जो तिमूर ने अटैक किया दिल्ली पे, ये हम लोग कल कवर अप कर चुके हैं। एंड आज हम यहाँ तक भी पढ़ेंगे आपका जो फर्स्ट बैटल था, सेकंड बैटल था पानीपत का एंड बैटल ऑफ टेलीकोटा। चलिए ये हम सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। अगर आप बच्चों ने जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट नंबर 1 की, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, पहले जाके पार्ट नंबर 1 को देखो। तो क्या आप लोगों को जब समझ में आएगा कि हाँ शुरुआत कैसे हुई, कैसे दिल्ली को कैपिटल बनाया गया और कैसे दिल्ली से जब शिफ्ट हुआ तो क्या प्रॉब्लम हुई, कौन से दिल्ली सल्तनत ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी, किसने अच्छा काम करा, कौन कौन आए, कब आए, हर एक चीज आप लोगों को तभी समझ में आएगी। एंड जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज आर नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर की जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, कैसे हुई, उसमें कौन आया, कब आए, कैसे आया, हर एक चीज हम आज के इस पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। आई रियली होप आप लोगों ने फर्स्ट वाली वीडियो देख ली होगी, तभी आप लोग इस सेकंड वाले पार्ट पे आए होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलो जी बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है विजयनगर एम्पायर, जो कि हमने देखा था कि जो विजयनगर एम्पायर है वो साउथ में था। अब उसके बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टैब्लिश कब हुआ, क्यों हुआ और उसके आगे क्या हुआ। कहते हैं दिल्ली सल्तनत जो है वो पॉलिटिकली काफी अनस्टेबल थी, हमको ये चीज पता है। अच्छा, एक बार यहीं पे रिवाइज करने के लिए मुझे एक बार ये आप लोगों को बताना है, आप रिवाइज कर लो, मतलब जस्ट कि दिल्ली सल्तनत में स्टार्टिंग हुई वो कब से हुई। हमको पता है कि 1206 में जो है स्टार्टिंग हुई थी दिल्ली सल्तनत की, जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था। अब 1206 में स्टार्टिंग होती है पता है हमको, ममलुक यानी कि स्लेव डायनेस्टी से। उनके बाद आपके आते हैं खिलजी, उनके बाद आपके आते हैं तुगलक, उनके बाद आपके आते हैं सैयद और लास्ट में आपके आते हैं लोधी। ये आप लोगों को पता है। अच्छा, ये आपका पूरा का पूरा है आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में। और ये हम लोगों को पता है कि ये जो लोग थे ये टर्की ओरिजिन या साइबेरिया टर्किश कंट्री से आए हुए या अफगानिस्तान से, वहां के लोग जो है ये थे। दिल्ली के तो इंडिया के लोग तो ये थे नहीं। अब हमको पता है ये बहुत अनस्टेबल थे, क्योंकि कभी कोई आता है फिर कोई आता है, फिर पॉलिसीज चेंज होती है। कभी हमने देखा था कि तुगलक जो है वो अलग से टोकन करेंसी लेके आया, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। खिलजी ने खुद को सेकंड अलेक्जेंडर कहा। ये सब जो है बातें हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखी है। कहते हैं जो नया सेंटर ऑफ पावर था, जब हमने ये देखा कि दिल्ली सल्तनत जो है धीरे धीरे करके और ज्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल हो रहा है, अस्थिर हो रहा है, तो धीरे धीरे करके जो साउथ में था, साउथ में एक नया सेंटर इमर्ज होता है पावर का, एक नई शक्ति जो है वो साउथ में यहाँ पर इमर्ज होती है। कहते हैं 14 सेंचुरी में क्या हुआ था। देखो 14 सेंचुरी लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आप लोगों को। 14 सेंचुरी का मतलब क्या होगा, 1400 तक। कहां से 100 साल माइनस कर दो, 1300 से 1400, और एक्चुअल में कितना होगा वैसे ये 1399। ये बात आप लोगों को पता है, बेसिक आप लोगों को क्लियर होगा। इस टाइम पे दो भाई थे, हरिहरा एंड बुक्का। इन्होंने इनिशियली सर्व किया था एज गवर्नर्स अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक हमारे रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, उनके गवर्नर के रूप में पहले ये लोग काम करते थे, हरिहरा एंड बुक्का। लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली की जो अथॉरिटी थी, सुप्रीम अथॉरिटी हम कहेंगे कि हाँ ये जो है इसके अंडर वर्क कर रहे थे, पहले दिल्ली के अंदर थे, तुगलक के अंडर थे। बाद में इन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जब उनको ये दिखा कि तुगलक जो है काफी मतलब लो हो रहा है, इतना अच्छा जो है सेंट्रल पावर वो नहीं रही है। अच्छा, और बाद में उन लोगों ने अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो स्टैब्लिश करा था, जिसका साउथ इंडिया में बहुत अच्छा रोल रहा, और बाद में ये बन गया विजयनगर का एम्पायर। मतलब पहले अपना साउथ में एक छोटा मोटा किंगडम यहाँ पे उन लोगों ने स्टैब्लिश करा। दिल्ली सल्तनत के अंडर नहीं रहे ये लोग गवर्नर्स, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे अपना किंगडम सेटअप करते हैं, और बाद में यही जो किंगडम है ये बड़ा होकर विजयनगर का एम्पायर बन जाता है। अब ये बात समझ में आ गई, शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, क्या हुआ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दिखा रखा है विजयनगर बेसिकली आपका प्रेजेंट डे हम्पी में है, और हम्पी कहाँ पे, कर्नाटक में है। तो वहां का दिखा रखा है, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है ये वृक्षा टेम्पल है, और आसपास जो है पूरा का पूरा एरिया ये आपका विजयनगर का एम्पायर का है। और ये इसके र्यून्स है। र्यून्स का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज, कोई साइट है, कोई जगह थी, उसके नष्ट होने के बाद जो यहाँ पर बचा कुचा चीज आपको दिख रही है, अब खराब पत्थर है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रखा है, यहाँ पे जो आप बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड र्यून्स।
अच्छा, आगे देखो कहते हैं मिस आउट नहीं करना। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर फोकलोर हरिहरा एंड बुक्का, यानी कि फोकलोर का मतलब क्या होता है बेसिकली, जो उस टाइम की कुछ स्टोरीज वगैरह है, फोक टेल्स वगैरह है, उन्हें कहते हैं। तो जो पॉपुलर स्टोरीज वगैरह रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि हरिहरा एंड बुक्का दोनों ही कहते हैं विटनेस अ रिमार्केबल साइट, मतलब इतना एक स्टोरी है, मतलब इसके पीछे बेसिकली छोटी सी, वो यहाँ पर ये कहती है कि वो एक हम्पी में गए, जैसे कि हम्पी में जाके उन लोगों के पास ये जो एक साइट उनको दिखी, जो आपको दिखा रखी है यहाँ पे, जो आज कर्नाटक में है। उन्होंने देखा कि एक खरगोश जो है ना, वो ना एक डॉग को चेस कर रहा है। हाउंड्स का मतलब बेसिकली बेसिकली क्या होता है, जो एक स्निफिंग डॉग वगैरह होते हैं ना, डॉग्स होते हैं बेसिकली अच्छे उसके होते हैं, काफी इंटेलिजेंट क्लेवर वगैरह। उस डॉग को जो है पीछे पीछे भाग रहा है उसके। सोचो खरगोश जो है वो डॉग के पीछे भाग रहा है, उसको चेस कर रहा है। तो यहाँ पर ना उनको ये लगा, इससे यहाँ पे दिखता है इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे करेज कितना है। और जब उन लोगों ने यही बात अपने गुरुजी को बताई, विच वॉज हुज नेम इज विद्या रनिया, विद्या रनिया को जब उन्होंने ये वाली बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना सिंबल है तुम्हारा, ये दिखाता है यहाँ की रेजिलियंस पावर को, यहाँ के लोगों के पास पावर कितने हैं, लोग यहाँ पे बहादुर कितने हैं। और कहते हैं कि हाँ तभी से जो है उनके गुरुजी ने उनको ये कहा कि हाँ तुम इसी जगह पे अपना एम्पायर खड़ा करो, यहाँ के लोगों में, यहाँ में बहुत शक्ति है, तुम यहीं पे जो अपना एम्पायर स्टैब्लिश करो। एक बेसिकली छोटा सा फॉकलोर है यहाँ का। कहते हैं टू द नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर बहामनी सल्तनत था वॉज अ मेजर राइवल। अब एक बार जरा मैप में यहाँ पे आ जाओ, जो हम लोगों ने पहले एक मैप देखा था, एक यहाँ पे मैप देखो। कहते हैं ये जो आपका हल्का सा डार्क वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपका है बहामनी। और ये जो पूरा का पूरा आपका ये वाला, ये आपका है आपका ये कौन सा विजयनगर का एम्पायर, ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के, समझ में आ गया। ये सारा का सारा क्या है आपका बहामन, सॉरी क्या है, ये हम्पी वाला विजयनगर एम्पायर है आपका। अच्छा, और ये इसके नॉर्थ में कौन सा है बताया मैंने आपका, ये कौन सा हुआ नॉर्थ में, ये बहामनी सल्तनत का। बाद में क्या हुआ था, बल्कि ये बहामनी सल्तनत जो था वो 5 डेक्कन सल्तनत में टूट गया था, फ्रेगमेंट हो गया था। डेक्कन का मतलब पता है हम लोगों को, साउथ, और सल्तनत बन गए। एक बना इसमें अहमदनगर, एक बना इसमें बेरार, एक बना गोलकोंडा, एक बना बिदार और एक बना बीजापुर। इस तरीके से करके 5 उसमें जो है ये टूट गया था। लेकिन जो नीचे विजयनगर है, ये पूरा का प्रॉपर एक एम्पायर था। इवन विजयनगर में बाद में आता है कृष्णा देवराय, कृष्णा देवराय के अंडर भी जो है ये एम्पायर थोड़ा सा और जो है आगे बढ़ गया। देखो जो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ भी है स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन इवन यहाँ तक भी है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि अलग अलग टाइम पे दिखा रखा है, मैंने आप लोगों को कल ही क्लास में भी बताया था कि ये जो प्रॉपर है ये अलग है, ठीक है, ये जो है ये अलग है। जैसे आप मैं कहूं अगर सिर्फ विजयनगर एम्पायर, तो वो ये वाला पार्ट रहा है, जो ये शेडेड जो ये रीजन है इस वाले कलर का। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ विजयनगर एम्पायर अंडर कृष्ण देवराय है, तो वो जो है ये वाला पार्ट भी रहा है, जो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन वाला है। आप समझ में आया, यहाँ तक ये वाला पार्ट यहाँ तक। तो कृष्ण देवराय ने यानी कि इसको और बढ़ाया था। समझ में आया कि कृष्णा देव आर्य ने, जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, इन्होंने इस एरिया को और बढ़ाया था। अब देखो जहां पे चेक बन रहा होगा उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गजापति किंगडम भी था और वहां पे कृष्णा देव आर्य का भी था। यानी कि जहां पे कृष्णा देव आर्य थे, यहाँ पे इस जगह पर, वहां पे बाद में गजापति किंगडम भी जो है स्टैब्लिश हो गया था। इसलिए ये जो एरिया था वो इनके कंट्रोल में भी आ गया था। इवन ये देखो ये तो यहाँ तक चले गए थे। समझ में आया, इससे आप लोग को अंदाजा लग सकता है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं इसके अंदर, उसी बात को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए हमने पढ़ना है। कहते हैं ये मेजर राइवल थे, काफी कॉम्पिटिटर थे इनके बहामनी। और बाद में मैंने बोला कि फ्रेगमेंट भी हो गए थे 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, जैसे हमने बोला डेक्कन सल्तनत, जिसने बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर और बिदार। हर एक कहते हैं ईच रूल्ड बाय फॉर्मर गवर्नर, हर एक पे रूल कौन कर रहा था, जो तरफदार हैं, जो सपोर्टर्स थे, बेसिकली जो गवर्नर्स थे, जिन्होंने ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी थी कि हाँ भाई हम जो है अपने यहाँ के पावर, अपनी पावर जो है अपने रीजन की पावर, मान लो बीजापुर की पावर जो है उसके किंग के पास है तो वो अपने अलग रूल कर रहा है, बेदार की पावर उसके किंग के पास है तो वो अपने अलग रूल कर रहा है। तो अपने पास जो इन लोगों ने थोड़ी बहुत पावर्स को ट्रांसफर करा और वो जो है खुद ही वो रूल वहां पर कर रहे थे, जो पहले यहाँ पे गवर्नर्स थे। कहते हैं विजयनगर के जो रूलर्स थे बैटल विद द फर्स्ट टू एज वेल एज गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा इन द ईस्ट। कहते हैं जो विजयनगर के जो रूलर्स यहाँ पे रहे वो इन फर्स्ट टू के साथ, फर्स्ट टू कौन से हैं, बीजापुर है आपका और गोलकोंडा है, इनके साथ वो लड़ाई करते हैं। इवन बाद में जो आपके गजापति हैं उड़ीसा में ईस्ट में, हम देखा हमने गजापति कौन से वाले हैं, ये वाले। तो उड़ीसा में यहाँ पर जो है इस एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर भी जो है ये लोग, इन लोगों ने बाद में जो यहाँ पे लड़ाई भी करी थी। और ये कौन कौन से रीजन थे हमारे, एक तो यहाँ पर ये किनसे लड़ते हैं, ये विजयनगर वाले फर्स्ट टू के साथ, बीजापुर और गोलकोंडा के साथ। देखो बीजापुर कौन सा है, ये रहा, और गोलकोंडा कौन सा है, ये है। तो ये जो लोग हैं ये बाद में इनके साथ भी लड़ते हैं, आपको जस्ट ये बता रखा था।
कहते हैं थिंक अबाउट इट, आपको जो सोचना है एक बार कि आपने देखा है पति पति वर्ड लग रहा है, गजापति, ये पति वो पति। तो पति के यहाँ पे पति परमेश्वर की बात नहीं हो रही है। पति का मतलब बेसिकली यहाँ पे होता है लॉर्ड, भगवान, उसका भगवान, इनके भगवान तो पति है वो, ऐसे करके। तो पति का मतलब मास्टर है, लॉर्ड है वो बिल्कुल। और यूजुअली इसको यूज करते थे जो डायनेस्टी वगैरह होते हैं, जो वंशज होते हैं, जो वो अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपने स्टेटस को, अपने स्टेचर को दिखाने के लिए, स्टेचर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनकी नॉलेज है, उनके स्किल की वजह से, उसको दिखाने के लिए ऐसा करती थी। एग्जाम्पल के लिए मान लो जो विजयनगर के जो किंग थे वो खुद को कहते थे नरपति। अब नरपति है तो नर और पति, नर का मतलब क्या, जो मेन है, नर है, ठीक है। तो नर होता है ना कि सैनोनियम होता है उसका, वो पर्यायवाची जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसका नरपति। बहामानी सल्तनत के जो थे वो खुद को रूलर्स जो है वो खुद को कहते थे अश्वपति, की जो घोड़ों का राजा होता है, जो घोड़ों का पति होता है, घोड़ों का मास्टर है, घोड़ों का भगवान है। जो मराठा रूलर्स हैं वो खुद को कहते थे छत्रपति। छत्रपति का मतलब क्या होता है, जो छत्र होता है ना उनके ऊपर, अम्ब्रेला काइंड ऑफ, जो सबकी प्रोटेक्शन करता है, उसका पति। सबके जो है अपने अलग अलग थे, अपनी अपनी पावर को, अपनी अपनी किंगशिप जो है लोग वो दिखाते थे। अच्छा, अब ये मैप आप लोगों को समझ में आ गया किसका कहाँ पर था। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं कि कृष्णदेव आर्य यहाँ पर आते हैं अंडर विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के काफी इंपॉर्टेंट जो है किंग रहे हैं, जिन्होंने इस एम्पायर को उड़ीसा तक या हल्के और ईस्टर्न एरियाज में जो है वो फैलाया था। कहते हैं 16th सेंचुरी में जो विजयनगर एम्पायर है वो अपने पीक पर पहुंच गया था जब कृष्णदेव आर्य यहाँ पर आ गए थे, जिन्होंने इस एम्पायर की जो एक्सपैंड किया था उसको। और इवन डेक्कन में, पूरे के पूरे डेक्कन में उनका डोमिनेंस यहाँ पर जो है वो हो गया। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी उनकी हो गई, उन्होंने डोमिनेट कर दिया किसी चीज को। अगर मैं बोलूं कि पूरी क्लास में ये बच्चा जो है सबको डोमिनेट करता है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि इसके आगे किसी की नहीं चल पाती है इतनी, तो क्योंकि डोमिनेशन नेचर है इसका। अब समझे। कहते हैं अंडर हिज रूल, कृष्णदेव आर्य के टाइम पे क्या था कि जो एम्पायर था उसको मिलिट्री पावर भी मिली और कल्चरल रेनिसेंस भी मिली। रेनिसेंस का मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कल्चरल पावर आप लोगों के पास आ जाती है, जो प्रीवियस आपका कल्चर छूट गया है, आप उसको दोबारा से अपनाने लग जाते हो। आर्ट पे, लिटरेचर पे, आर्किटेक्चर पे आप इनपे दोबारा से विश्वास करने लगते हो, आप इनको मानने लगते हो, कल्चर को मानते हो, ये सब चीजें यहाँ पर होती है। तो कहते हैं इनके टाइम पर, कृष्णदेव आर्य के टाइम पे क्या हुआ था कि मिलिट्री पावर भी मिल गई थी और कल्चरल पावर भी मिल गई थी। कहते हैं इन्होंने पैट्रोनाइज करा पोइट्स को, स्कॉलर्स वगैरह को, संस्कृत में इनको माना, इनको काफी समझा, इनकी प्रशंसा करी, काफी चीजें। पोइट्स को, स्कॉलर्स, स्कॉलर्स कौन होते हैं, जो विद्वान होते हैं संस्कृत में, चाहे संस्कृत वाले हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो। अब देखो तेलुगु कन्नड़ है तो ऑब्वियसली बात है कहाँ की बात हो रही है, साउथ इंडिया की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, आपका कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज है और आपका जो है आपका आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना वाले पार्ट में तेलुगु लैंग्वेज है, आप लोगों को ये चीज पता है। कहते हैं उन्होंने खुद भी एक एपिक पोयम यहाँ पे तेलुगु में काफी कंपोज करी थी। क्या पता आप लोगों से एमसीक्यू में इसका नाम पूछ लिया जाए कि कौन सी पोयम थी जो इन्होंने कंपोज करी थी, किसने, कृष्णदेव आर्य ने। तो इसका नाम आपका क्या रहा है, इसका नाम रहा है अमुक्त मर्यादा, ठीक है। और क्या था वो, ऑन द स्टोरी ऑफ तमिल, एक पोइट थे, पोइट सन थे अंडल। कहते हैं वन सेक्शन ऑफ द वर्क इज कॉल्ड राजनीति रॉयल पॉलिसी। बेसिकली दो सेक्शन थे इस बुक के, इस पोम के, जिसमें एक यहाँ पे सेक्शन था रॉयल पॉलिसी का, राजनीति का, जहां पे वेयर ही एक्सपाउंडेड हिज आइडियाज ऑफ गुड गवर्नेंस। जहां पे, अब क्योंकि राजनीति की बात हो रही है, रॉयल पॉलिसीज की बात हो रही है, जहां पे एक सेक्शन में उन्होंने बता रखा था कि हाँ, अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर करने के लिए, अच्छे तरीके से गवर्न करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है, क्या आइडियाज होते हैं, वो बता रखे थे। कृष्णदेव आर्य इवन क्या करते थे, कई टेम्पल्स को भी पैसे वगैरह, ग्रांट का मतलब क्या होता है, कुछ पैसे प्रोवाइड करना, कुछ गुड्स प्रोवाइड करना, तो वो जो है उनको देते थे, चाहे वो आंध्र प्रदेश में तिरुपति क्यों ना हो, चाहे विट्ठल टेम्पल हो आपके विजयनगर में। अब देखो विजयनगर एम्पायर कैपिटल का नाम क्या था, विजयनगर ही था, जिसमें इस विजयनगर में कई टेम्पल्स थे, पैलेसेस थे, बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे होता था। देखो ये पता है काफी इंपॉर्टेंट, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था, विच इज कॉल्ड म्यूजिकल पिलर्स। ये बेसिकली क्या है, ये महामंडप जो ग्रेट हॉल था यहाँ पे विट्ठल टेम्पल का, यहाँ पे बनाया हुआ था ये। इवन यहाँ पे पता है क्या था, जो आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है ना ये पिक्चर में, बेसिकली इसमें क्या था, इतने ज्यादा ये फाइन मोनोलिथिक पिलर्स थे। इसका मतलब क्या होता है, जो एक ही स्टोन से बने हुए, एक ही ब्रिक से बने हुए, बेसिकली एक ही उसके है ना, वो दिख रहा है एक ही स्टोन सब कुछ बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करा गया। तो कहते हैं जब इनको हिट करें ना, हल्का दबा रहे हैं, अगर हल्का सा इसको हिट करेंगे, मारेंगे, टक टक करेंगे, तो यहाँ पे हर एक पिलर से अलग तरीके की म्यूजिकल नोट आएगा, मतलब अलग तरीके की म्यूजिकल आवाज आएगी, कहीं पे कट, कहीं पे खट, कहीं पे टन, कुछ इस टाइप से, मतलब बहुत अलग अलग म्यूजिकल आवाजें यहाँ से आएगी। इससे इन वाले पिलर्स को हम कहते हैं म्यूजिकल पिलर्स। कहाँ पे है, महामंडप में है, विट्ठल टेम्पल के। कहते हैं मिस आउट नहीं करना, आपको क्या मिस नहीं करना है जी, कहते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड विजयनगर फॉर ट्रेड, कि जो आपके फॉरेन के ट्रेवलर्स थे वो सब जो है विजयनगर एम्पायर आते थे ट्रेड करने के लिए, बेसिकली बाय सेल करने के लिए सामान को।
पोर्तुगीज के ट्रेवलर जो थे उनको भी, उनको कहते हैं कि बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखते थे कि जब भी वो लोग आते थे अपने हॉर्सेस को सेल करते थे। किंग जो है चाहता नहीं है कि हाँ वो लोग जो है बाहर जाए, तो वो अपने एनिमी को उनके घोड़े सेल करा देते हैं। कुछ इस टाइप की बातें यहाँ पे लिखी हुई है। कहते हैं एक उनमें से था डोमिंगो पीस, लेफ्ट अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टे इन द विजयनगर एम्पायर। देखो बेसिकली क्या होता था कि जो भी आपके ट्रेडर्स आ रहे हैं, जो आपके ट्रेवलर्स आ रहे हैं, ये सब लोग क्या करते थे, इंडिया में आते थे। इंडिया में जिस भी रूलर के अंडर वो आए हैं, जिस भी किंग के अंडर वो आए हैं, बेसिकली वहां पे आकर ना उन लोगों का ये होता था कि एक अकाउंट छोड़ के जाना, जिस अकाउंट में उनको वो बताते थे कि हाँ हमें यहाँ के रूलर कैसे लगे, यहाँ के रिलीजन कैसा था, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे ट्रेड कैसा हो रहा है, हर एक चीज जो है वो उसमें लिख के जाते थे। सेम ऐसे ही डोमिंगो पीस जब यहाँ से आए थे पोर्तुगीज, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा, जब विजयनगर की कैपिटल में वो रहे थे, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड जो है अपना छोड़ा था, कुछ बातें उसमें लिखी थी। क्या लिखा था, कहा था उन्होंने, दिस सिटी सीम टू मी एज लार्ज एज रोम। ये जो शहर है मुझे रोम के जितना बड़ा लग रहा है और बहुत ब्यूटीफुल है देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ट्रीज वगैरह हैं, गार्डन्स हैं यहाँ पर घरों में, वो यहाँ पर है। कहते हैं पानी का यहाँ पर कंड्यूट्स है, मतलब बेसिकली यहाँ पे स्ट्रीम्स वगैरह हैं, रिवर्स वगैरह हैं, छोटी मोटी यहाँ पे लेक्स भी हैं। जो लोग हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा है, काउंटलेस है, यानी कि पॉपुलेशन तो जो है बहुत ज्यादा है। इवन कहते हैं बेस्ट सिटी है ये जो कि वर्ल्ड में है। कहते हैं जो स्ट्रीट्स है और मार्केट्स वगैरह है वो लेडन ऑक्शन से भरी हुई है। लेडन ऑक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे ही जो ऑक्स वगैरह जिनके ऊपर अपने सामान वगैरह, गुड्स वगैरह कैरी कर रखा हो, अपने लोड कैरी कर रखा हो, दैट इज कॉल्ड लेडन ऑक्शन। वो सब भी यहाँ पर थी। कहते हैं यू कुड फाइंड ग्रेट अबंडेंस एवरीथिंग दैट यू वांटेड। जो भी तुमको चाहिए वो तुमको बहुत सारी मात्रा में जो है मिल जाएगा। अबंडेंस का मतलब होता है ग्रेट क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे बेसिकली विठल टेम्पल का एक पैनल दिखा रखा है। यहाँ पे देखो हॉर्सेस दिखा रखे हैं, यहाँ पे कैमल दिखा रखे हैं, यहाँ पे एलिफेंट दिखा रखे हैं, यहाँ पर ये देखो आपका शिप वगैरह, गॉड वगैरह दिखा रखी है। यहाँ पे ये सब चीजें हैं वो दिखा रखी है, हिरन वगैरह है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करी हुई है। अच्छा, जो आपके लेट्स एक्सप्लोर आएंगे या जो भी आपका थिंक अबाउट इट वगैरह आएगा, वो हम तब कंप्लीट करेंगे जब हम लोग आपके बिग क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करते हैं, बिकॉज वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ये बात आप लोग जानते हो। कहते हैं आफ्टर विनिंग मेनी वॉर्स अगेंस्ट हिज नेबर, कृष्णदेव आर्य जो है डाइड ऑफ इलनेस इन 1529। कहते हैं अपने बहुत सारे पड़ोसियों से लड़ने के बाद जो कृष्णदेव आर्य थे वो बीमारी से 1529 में जो है मर जाते हैं। इवन 1565 में जो डेक्कन सुल्तनत जो यहाँ पर थी ना, उन्होंने कोलिशन दोबारा से जो है फॉर्म कर लिया था और उन्होंने इस विजयनगर एम्पायर को जो है हरा दिया था। जो उसकी फोर्सेस थी, जिनको राम आर्य जो उनको लेड कर रहा, जो कि कृष्णदेव आर्य का दामाद थे। तो कृष्णदेव आर्य की बेटी हुई, बेटी के पे हस्बैंड थे ये, जो कि अब विजयनगर को संभाल रहे थे। लेकिन जो ये कोलिएशन था डेक्कन सल्तनत का, इन्होंने जो है इसको हरा दिया था। हालांकि बाद में जो है सिटी है बहुत टाइम तक बंद रही थी, सब कुछ खराब हो गया था। यहाँ पे हाउसेस, शॉप, बिल्डिंग वगैरह सब, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं, हम आप जैसे लोग हैं, उन सबका मर्डर कर दिया गया था बहुत ह्यूज क्वांटिटी में। इट वॉज लेफ्ट इन रूइंस। यहाँ पे अब कुछ भी बचा नहीं था, सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो चुका था। इसके बाद कहते हैं कि ये जो एम्पायर था ये फ्रेगमेंट हो गया था स्मॉलर रीजन्स में, यानी कि ये जो एम्पायर था बाद में ये छोटे छोटे से रीजन्स में जो है ये टूट गया था। रूल्ड बाय नायक्स, जिनको नायक्स जो लोग थे, एक कम्युनिटी, बेसिकली कम्युनिटी थी, जो कि पहले के टाइम पे मिलिट्री गवर्नर जो है वो लोग हुआ करते थे। वो जो है इस टाइम पे रूल कर रहे थे, जो कि मिड 17th सेंचुरी में ये लोग भी चले गए थे। समझ में आई जी। ये हमने पढ़ा विजयनगर एम्पायर में कौन था, कौन कब आया, कब उसकी शुरुआत हुई और कब उसका एंड हुआ। हमने सब कुछ चीजें यहाँ पर कवर अप कर ली है। नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे बेटा आपके मुगल्स की। ठीक है, मुगल्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो जिस तरह से आपके जो दिल्ली सल्तनत थी वो इंडिया के ओरिजिन के नहीं थे, सेम ऐसे ही जो मुगल्स थे आपके वो भी इंडिया के ओरिजिन के नहीं थे। जो बाबर थे ना आपके, जहां से शुरुआत होती है मुगल एम्पर की, मुगल्स की, तो वो जो है बेसिकली पहले वो फरगाना यानी कि जो उज्बेकिस्तान वाला पार्ट था वहां पे जो है पहले राज करते थे। वहां से हटकर वो जो है कबूल में आगे राज करने लग गया, जो अफगानिस्तान में आपका। और बाद में जो है उनको समरखंड से बाहर निकल दिया गया था, बिकॉज उनके होने से एम्पायर जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। तो कहा गया था कि भाई ये इतना अच्छे से काम नहीं कर रहे, इसको ऐसे निकालो। और निकाल के जो है वो इंडिया की तरफ जो आ गए थे, यहाँ पे उनको काफी कुछ दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, रूल करने को दिख रहा था। तो वो जो है यहाँ पर आ गए थे, तभी जो है यहाँ पे शुरुआत होती है मुगल्स की। बेसिकली क्या होता है, दिल्ली सल्तनत जो है क्योंकि हमको पता है वीक हो रही थी, तो ये भी टर्किक और मंगोल रूलर है ये। आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने नाम पढ़ा था मंगोल्स का, नाम पढ़ा था, याद हो गया आप लोगों को कि मंगोल्स का हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में भी नाम पढ़ा था, जब हमने देखा था कि तिमूर जो है दिल्ली में आता और तिमूर जो है वो मंगोल का ही था। मंगोल के एम्पायर को बड़ा करते करते वो आ रहा था। बाद में जो है तिमूर ने दिल्ली पे अटैक कर दिया था। कहते हैं टर्किक मंगोल रूलर ये हैं और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी थे ये, जिनको समरखंड से जो उज्बेकिस्तान वाला पार्ट है वहां से जो है बाहर निकाल दिया था। और बाद में जो इनका ध्यान कहाँ पे आ गया था, कहाँ पे आया था, इंडिया की तरफ आ गया था। ये डिसेंडेंट थे ये तमूर के, उनके बेसिकली मैं कहूंगी
नाती, हाँ नाती थे, उनके नाती थे ये, ठीक है, जिनका नाम वो कौन थे, बाबर थे। अब देखो क्या हुआ था, अब यहाँ पे आएगा आपका बेटा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्या आएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब ये क्या होता है, पानीपत में लड़ाई हुई थी, किनके बीच हुई, आपको ये पता होना चाहिए कि ये हुई है आपकी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के थे, बाबर जो है मुगल्स के थे, ये दोनों आपस में लड़ते हैं, 1526 में जो है वॉर हो रहा है, ये दोनों जो है लड़ेंगे, इब्राहिम लोदी जो है हार जाएगा, दिल्ली सल्तनत जो है खत्म हो जाएगी और बाबर यहाँ पे आ जाएंगे और मुगल्स की यहाँ पे स्थापना हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ होगा पानीपत का, क्योंकि लड़ाई जो है पानीपत में हुई है। अब पानीपत में क्यों हुई है, इसके रीजन बहुत सारे हैं, बिकॉज वो कैपिटल के काफी पास है, यहाँ पे रिसोर्सेज है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे लड़ाई होती है, 1526 में लड़ाई हो रही है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हो रही है, दोनों जो है लड़ते हैं, बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी के हारते ही मरते ही क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की का जो एंड हो जाता है और बाबर के आते हैं यहाँ पे मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं इसमें जो है ये इसने काफी रिलाई किया था गन पाउडर पे, फील्ड आर्टिलरी पे, मतलब बेसिकली इसके पास अच्छे खासे औजार वगैरह जो है, इक्विपमेंट्स वगैरह वो लड़ने के लिए वो थे, मैचलॉक गन्स वगैरह भी थी, जो कि अभी ही इंडिया में लॉन्च हुई थी। और ये जो डिफीट था उसने दिल्ली सल्तनत को जो है एंड कर दिया और मुगल एम्पायर की जो है फाउंडेशन रख दी, बेसिकली नींव जो है इसकी शुरुआत होगी और बाबर जो है वो दिल्ली के थ्रोन पे आ गया, बिकॉज दिल्ली वॉज द कैपिटल। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस। ये आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे कैनन्स वगैरह भी है, तोपे जिसे हम बोलते हैं, ये सब चीज का इस्तेमाल जो यहाँ पे करा हुआ था, बाबरनामा में जो है इसके बारे में जिक्र करा हुआ है। अब बाबरनामा क्या है बेटा, बाबरनामा क्या है कि बाबर के द्वारा लिखी गई अपनी ऑटोबायोग्राफी, दैट इज कॉल्ड बाबरनामा, जिसकी बहुत वैल्यू है, बाबर के मेमोइर्स है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके रिकॉर्ड वगैरह है बेसिकली। इन दिस ही कम्स आउट एज अ कल्चर्ड एंड इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, कहा कि उसके बाबरनामा में जो है उसने खुद को दिखाया है एज कल्चर्ड और इंटेलेक्चुअली, दिमाग से बहुत क्यूरियस इंसान है, जिसने खुद की ही बहुत तारीफ करी है आर्किटेक्चर में, पोएट्री में, एनिमल्स में, खासकर बर्ड्स वगैरह में। फ्लोरा में देखो, अब एक वर्ड आपको होता है फ्लोरा जिसको हम बोलते हैं जो कि प्लांट से रिलेटेड है, एक वर्ड आपको होता है फोना, FAUNA फोना, जो कि हम बोलते हैं आपका ये एनिमल से रिलेटेड है। बट ही वॉज ऑल्सो अ ब्रूटल एंड रूथलेस कॉन्क्वेरर, की जो है अब देखो हम कह रहे हैं अच्छा अच्छा काम किसने करा भैया, उसका ये है वो है, इतना तो अच्छा है, बढ़िया आर्किटेक्चर, पोट्री, एनिमल, बर्ड्स वगैरह एक्सेट्रा, लेकिन साथ साथ इसने खुद को ही दिखाया कि हाँ भाई मैं जो है बहुत ब्रूटल, बहुत कठोर, एक रूटलेस कॉन्क्वेरर भी हूँ। कॉन्क्वेरर का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग एरियाज को कॉन्क्वेर करता है, उनको जब्त करता है, उनको हथियाता है बेसिकली, जो कि स्लॉटर करता है, यानी कि मारता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को, यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जो शहरों में है उसको खत्म कर देता है ये। वुमेन को, चिल्ड्रन वगैरह को ये क्या करते हैं, एनस्लेव करता है, वुमेन को, चिल्ड्रन क्या करते हैं, एनस्लेव करते हैं, बेसिकली इनको जो है गुलाम बनाते हैं अपने, ठीक है, उनको गुलाम बनाएंगे। टेकिंग प्राइड इन इरेक्टिंग टावर्स ऑफ द स्कल्स, कहते हैं, और इसको बड़ा मजा आता है जब ये ना स्कल यानी कि जो खोपड़े होते हैं ना उसको ऐसे खड़ा करता है, खोपड़े 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 खोपड़े, मतलब लोगों को इतना मारना, गुलाम बनाना, मैसेक्र करना उन लोगों को, और फिर सबके स्कल जो है ना, खोपड़ियां एकदम से यहाँ पे खड़ा कर देना, बहुत सारे यहाँ पे लगा देना, जो कि स्लॉटर्ड लोगों की हो, जिनको इसने मार दिया है, प्लंडर्ड सिटीज की, यानी कि जिन शहरों में इसने चोरी करी है। कहते हैं बाबर जो है बहुत नॉस्टैल्जिक था, बहुत जुड़ा हुआ था बेसिकली सेंट्रल एशिया से, बिकॉज वहीं से आया था वो, टर्किश वाली जगह से, एंड फाउंड इंडिया टू बी अ कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स, उसको लगता था कि हाँ इंडिया जो है ना बड़े चार्म्स यहाँ पर, कुछ यहाँ पे चार्मिंग लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसका यहाँ पे ये देश है। अच्छा, कहते हैं एट द सेम टाइम उसने जो है एक्नॉलेज किया था, वो मानता था कि हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ी कंट्री है और उसमें बहुत ज्यादा गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब चीजें वहां पर है। रेनी सीजन में जो एयर थी, जो हवा थी, वो काफी फाइन रहती थी, उसको हम सरपास नहीं कर सकते, हालांकि हेल्दीनेस की उससे, कि बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बारिश का मौसम यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे हवा बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दीनेस यहाँ पर होती थी उस टाइम पे। देर आर काउंटलेस आर्टिसंस, आर्टिसंस का मतलब क्या होता है, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग होते हैं, हाथ से काम करते हैं, हाथ की कलाकारी करते हैं, एंड वर्कमैन भी यहाँ पर थे हिंदुस्तान में। परहैप्स फॉर द लास्ट रीजंस के लिए क्या बोला गया था यहाँ पे, स्पेशली इंडिया की वेल्थ के लिए उसने डिसाइड करा था कि वो एम्पायर जो है बनाएगा इंडिया में, ना कि सेंट्रल एशिया जो है वापस जाएगा, बेसिकली मतलब उसने कहा कि यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत कुछ है, मारने के लिए लोग भी है, वुमेन भी है, स्लेव बनाने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए गोल्ड है, सिल्वर है, वेल्थ है, यहाँ पे आर्टिसंस है, हर एक चीज यहाँ पर है। तो उसने सबको यहाँ पे देखते हुए बोला यहाँ पर सब कुछ है, तो अपना एम्पायर में इंडिया में ही बनाता हूँ, सेंट्रल एशिया जो वापस नहीं जाऊंगा, से कितना यहाँ से मुझे नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आती है। कहते हैं बाबर की जब डेथ हो गई, अब देखो यहाँ पे एक बार आप लोगों को ये समझ लो, आपको पता है बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाजपा, ऐसे बोलते हैं ना, भाजपा पार्टी, BHAJPA ऐसे बोलते हैं भाजपा पार्टी। यहाँ पे आप पी को जो है बेटा रिप्लेस कर दो एस से जरा,
पी को क्या करो, रिप्लेस कर दो आप लोग एस से, यहाँ आपका फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि आप लोगों से एग्जाम में पूछते हैं कौन कब आया कौन कब मरा, पहले कौन आता है, मुगल एम्पायर से पहले कौन आया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। भाजपा पार्टी से पी को हटा के बस एस लगा दो। बी से आपका आएगा बच्चा बाबर, एच से आपका आएगा बेटा हुमायूं, ए से आपका आएगा अकबर, फिर आपका आता है जी से जहांगीर, एस से आपका आएगा शाहजहां और ए से आपका आएगा औरंगजेब। और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके औरंगजेब के बाद तो जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो जाएगा, बाद में जो छोटे मोटे यहाँ पर आएंगे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है पता होना चाहिए। अब मैंने कहा बाबर की जो डेथ होती है 1530 में, उसके बाद जो उनका बेटा था हुमायूं वो यहाँ पर आता है। इवन क्योंकि ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं था और ये एम्पायर को एक साथ नहीं रख पा रहा था, इसमें वो टैलेंट नहीं था एक साथ होल्ड रखने का इतने बड़े एम्पायर को, इसका फायदा उठाते हुए जो शेर शाह सूरी थे, उन्होंने बेसिकली अफगान का लीडर था वो, इन्होंने क्या करा था, सूर एम्पायर जो इंडिया में जो है फॉर्म कर दिया था नॉर्थ इंडिया के कई सारे पार्ट्स में, और बहुत ऐसे कुछ रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आया था जिसने काफी फायदा भी किया था, मतलब इसलिए कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए थे। हालांकि जो इनका एम्पायर रहा सूर एम्पायर, ये बहुत शॉर्ट टर्म रहा, लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाया। बाद में हुमायूं आता है, उसको दोबारा से कैप्चर कर लेते हैं। आपने आपको अगर आपको बताऊं एक्चुअल में तो 1530 से लेकर के 40 तक जो है क्या था, आपके हुमायूं यहाँ पर थे। 40 में जो है शेरशाह सूरी ने इनका फायदा उठाया था, और जो हुमायूं है वो उड़ के ईरान चले गए थे, भाग गए थे यहाँ से, बेसिकली उड़ के कह रही हूँ, भाग गए थे, मतलब बेसिकली इनको इनको भागने में मजबूर कर दिया था। और लेकिन वो दोबारा से 15 साल बाद जो है वापस आते हैं 1555, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये हट जाते हैं यहाँ पर, जो शेरशाह सूरी आ गए थे, और दोबारा से यहाँ पे हुमायूं आते हैं। लॉन्ग टर्म तक नहीं रहते, 1 साल ही रह पाते हैं 1556 में, बाद में इनकी भी डेथ हो जाती है। उससे पहले उनकी डेथ से पहले यहाँ बता रखा था, इससे पहले ये होता है हिमू, जो एक्चुअल नेम था इनका हेमचंद्र विक्रम आदित्य, हेमचंद्र विक्रम आदित्य, ये और अकबर, ये दोनों जो है मिलते हैं। बेसिकली कौन थे ये एक कमांडर थे, चीफ मिनिस्टर थे, जिन्हें हम वजीर बोलते हैं, सूरी के रूलर्स के, किसके, वन ऑफ द लास्ट सूरी के, यानी कि सूरी से जो है लड़ाई कौन करते हैं, अकबर करते हैं। और इन्होंने जो जब इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, इनसे लड़ाई करते हैं कौन, आपके अकबर। और इनका काफी मिलिट्री सक्सेस वगैरह जो है काफी था इनका, लेकिन तब भी इंजर्ड हो गए थे बैटर के फील्ड में। अकबर की और हेमू की, हेमू बोल रही हूँ मैं, अकबर की और हेमू की जो लड़ाई होती है, जिसमें हेमू जो है वो हार जाते हैं, अकबर जो है वो जीत जाता है, और अकबर इनका बाद में जो है इसका सर जो है धड़ से अलग करा देता है, और अकबर यहाँ पे बन जाता है आपका थर्ड मुगल एम्पर। समझ में आया जी, थर्ड मुगल एम्पायर, इससे हम बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1556 में जो है हुआ था। तो फर्स्ट बैटल कहाँ हुआ, पानीपत में हुआ, सेकंड बैटल पानीपत में हो रहा है। फर्स्ट बैटल जो है कब हुआ, 1526 में, सेकंड आपका कब हुआ, 1556 में। जो फर्स्ट हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हो रहा है, इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है, दिल्ली सल्तनत जो है खत्म होती है, बाबर से यहाँ पे मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। सेकंड वाले जो बैटल है उसमें हेमू यानी कि जो हेमचंद्र विक्रम आदित्य है वो लड़ रहा है, और वो लड़ किसकी तरफ से रहा है, सूरी की तरफ से। सूरी कहां से आए, हुमायूं को हरा के सूरी आए थे, सूरी की तरफ से यहाँ पे वो लड़ रहा है, अकबर यहाँ पे लड़ रहा है मुगल्स की तरफ से। दोनों का जो है सेकंड बैटल हुआ पानीपत का 1556 में हुआ। सूरी जो है वो हार जाता है, यानी कि हेमू हारता है, अकबर जो है जीत जाता है। यहाँ पे मुगल एम्पायर की कॉन्टिन्यूएशन जो है यहाँ पर होती रहती है। समझ में आ गया जी। अब देखो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं बच्चा आपके अकबर की, कहते हैं डिक्लेयर्ड एम्परर। अब ये जो है 13 साल की उम्र में ही, जब हुमायूं की एक्सीडेंट में डेथ, एक्सीडेंटल मतलब बेसिकली डेथ हो गई थी उनकी, तो 13 साल की उम्र में ही अकबर जो है बैठ गए थे। हालांकि काफी इनका मतलब थोड़ा सा था, बहुत कुछ इन लोगों ने इन्होंने किया था, ठीक है। अकबर सेट आउट टू ब्रिंग द एंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर मुगल कंट्रोल। अकबर का यह था कि उसने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को, जो बहुत बड़ा यहाँ पर पार्ट था, उसको जो एक साथ ये लेकर आ गए थे। उनका जो ये टाइम पीरियड रहा, रीन यानी कि जो टाइम पीरियड रहा इनका, ब्लेंड ऑफ ब्रूटेलिटी, जिसमें ब्रूटेलिटी भी थी और टॉलरेंस भी था, कि टॉलरेट भी कर रहे हैं लेकिन ब्रूटल भी बहुत है, कठोर भी बहुत है, लेकिन कुछ चीज टॉलरेट भी कर रहे हैं। इनका यहाँ पर यह था एम्बिशियस थे बहुत, और स्ट्रेटेजिकली इन्होंने जो है स्ट्रेटेजिकली इन लोगों ने इन्होंने काम किया था। शुरुआत में इन्होंने क्या किया था, फॉलोइंग मेनी ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स, कुछ यहाँ पे बेसिकली जो इनसे पहले यहाँ पे लोग थे, उन्होंने उसको देखा और उसको ध्यान रखा, उस चीज को इस तरह बहुत फॉलो करा बेसिकली इन्होंने, कि जो इनसे पहले यहाँ पे लोग रहे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर संभाला, तो वो संभाला कैसे, तो ये उनके कुछ पद चिन्हों पे जो है चले थे। और इन्होंने यहाँ पे कहा कि इन्होंने चित्तौड़ का, जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है यहाँ पे राजस्थान का, वहां पे कोई भी दया जो है वो नहीं दिखाई थी। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, 5 महीने तक उस फोर्ट के जो आसपास के रहे थे, बार बार अपनी आर्मी को लगा रहे थे। विसीट का मतलब क्या होता है, विसीट का मतलब बेसिकली होता है जहां पे आप बहुत टाइम तक मतलब बेसिकली अपनी आर्मी से आपने उस जगह को घेर रखा है। तो 5 महीने करीब तक जो है बार बार आते हैं जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर वो कर रहे थे।
और एट द एंड जो है फाइनली राजपूत के सोल्जर से जो उनकी लड़ाई होती है, हालांकि मुगल की आर्मी को भी लॉस होता है। बेसिकली क्या हो रहा है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, राजपूत यहाँ पर होंगे क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजपूत यहाँ पर आएंगे। इनकेस फोर्ट को जो है बिसीज कर रखा था, अपने आसपास जो है अपनी आर्मी से इनको सराउंड कर रखा था। और कुछ टाइम बाद जो है फाइनली इनकी जो है लड़ाई होती है, मुगल्स का भी यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन जो फोर्ट है फाइनली वो टूट जाता है, जहाँ पे जो उसमें अंदर रहने वाले लोग थे वो बहुत लार्ज नंबर्स में जो है मर जाते हैं। इवन ये हुआ था कि जो वुमेन थी उन्होंने जौहर कमिट किया था। अब देखो जौहर का मतलब बेसिकली क्या होता है, कहते हैं जब ये टर्के किया, जो मुगल के आर्मीज वगैरह थे, जब वो किसी भी आर्मी को कॉन्क्वेयर करते थे, उसको हथियाते थे, उसको जब्त करते थे, तो जो वुमेन का ना वो ले जाते थे, गुलाम बनाते थे, इवन उसको फिजिकल इंटरकोर्स वगैरह एक्सेट्रा वो सब करते थे, अब्यूज वगैरह उनको करते थे। और इन सब से बचने के लिए, बिकॉज उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो ऐसे भी कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल यहाँ पे रहे हैं जहाँ पे जो राजपूत वुमेन थी वो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे मास में बहुत सारी जो वुमेन थी, वो चाहे वो कहीं पे गिर गई, या खुद को जला लिया, भाग, उन्होंने कुछ भी करा, लेकिन ना तो वो उनके कब्जे में आई, ना उनको गुलाम बनना उनको मजदूर क्या बोलते हैं उसको, मंजूर था। ठीक है, तो बेसिकली जौहर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ फाइनल रेसिस्टेंस, जहां पे आप फाइनली मना कर रहे हो, किसी चीज को रोक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, अपने ऑनर को, अपने रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। आप चाहे मर जाओ, चाहे भाग जाओ, चाहे आग में कूद जाओ, चाहे कुएं में कूद जाओ, चाहे पानी में कूद जाओ, मतलब कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे। ये काम जो है वुमेन वहां की करती थी, बिकॉज वुमेन को पता है कि अगर ये हम पकड़े में आ गए तो हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार जो है ये लोग करेंगे। अच्छा, कहते हैं अकबर ने इवन मैसेकर यानी कि मारना, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन को, 30,000 लोगों को, सिविलियंस को, जो नॉर्मल आम जनता है, इनोसेंट लोग हैं, उनको जो है मारा भी था। जो सरवाइव कर गई वुमेन या बच्चे वगैरह, उन सबको गुलाम बना लिया अपना। कहते हैं अकबर जो 25 के थे जब उन्होंने एक मैसेज जो है अपनी जीत को दर्शाते हुए भेजा था, वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स, कि हम जो है हम सक्सीड हो गए हैं, हम सक्सेस हो गए हमारा कुछ फोर्ट्स को जो है, बहुत सारे फोर्ट्स को अपने अंडर जो है ऑक्यूपाई करने के लिए, एंड टाउन्स वगैरह को, बिलोंगिंग टू द एनफाइडल्स। एनफाइडल्स का मतलब लास्ट क्लास में हमने कहा था जिसका फेथ, जिसका बिलीफ हमारे जैसा सेम नहीं है। तो वो यहाँ पे कहा हमने उनको जो है इस्लाम में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उनको, हाँ, हमने मान लो फोर्ट्स को हटा दिया है, फोर्ट्स वहां से हट गए हैं जो कि इनफाइडल्स के थे। इनफाइडल्स का मतलब जो लोग हमारे फेद में, हमारे भगवान में, हमारे इस्लाम में विश्वास नहीं रख रहे थे, वहां से हमने उसको हटाया और वहां पे हमने अपना इस्लाम को जो स्टैब्लिश करा। मैंने आप लोगों को पहले भी लास्ट क्लास में कहा था, हाँ, जब हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो भी ये बाहर से लोग आए, चाहे मंगोल के, टर्की के, एटसेट्रा, मुगल वगैरह, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये तो था ही कि ठीक है इंडिया में आने का, कि हाँ इनको अपना एम्पायर को बड़ा करना है, वेल्थ चाहिए, प्लंडर करना है, चोरी चकारी एक्सेट्रा। एक और बहुत बड़ा इनका रीजन था इंडिया में आने का, दैट वाज उनको अपने रिलीजन को स्प्रेड करना है, जितना वो स्प्रेड कर सके फोर्सफुली ही करना है। ठीक है, तो वो इनका एक था। कहते हैं जो उन्होंने यहाँ पे लिखा था कि मेरी खून की प्यासी जो तलवार है उसने जो इनफाइडेलिटी है, जो उनका रिलीजन को नहीं मान रहे, उन लोगों के निशान भी मिटा दिए हैं, दिमागों से निकाल दिया है, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और हर जगह, मतलब पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हमने यहाँ पर यही करा है। कहते हैं अकबर ने जो अपने प्रेडिसेसर्स का, यानी कि जो उनसे पहले थे, उसको काफी फॉलो करा था, और उनका यहाँ पर ये भी था, अब मोनार्क शुड बी एवर इंटेंट ऑन कॉन्क्वेस्ट, कि भाई मोनार्क का जो ध्यान है बेसिकली वो किस पे होना चाहिए, कॉन्क्वेस्ट करने पे होना चाहिए, अदरवाइज जो उसकी एनिमीज होंगी ना, वो आ जाएंगी उससे लड़ने के लिए, उसके अगेंस्ट हो जाएंगी बेसिकली, तो उसका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्वेस्ट में होना चाहिए। उसका एम्पायर बढ़ रहा था, एम्पायर बढ़ाने के लिए इवन उसने कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज का तो यूज करा ही करा, यहाँ जाना, वहां जाना, इसको मारना, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज, इवन उसने, अच्छा उस टाइम पे ये बहुत चलता था मैरिज का अलायंसेस करने का, इससे शादी कर लिया, इसका एम्पायर मेरा हो गया, इससे शादी कर लिया, दहेज में जो है ये वाला एरिया मुझे मिल जाएगा, तो क्या हो रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से मैरिज अलायंस में आकर गठबंधन फॉर्म करके भी इन्होंने क्या किया था, कुछ नेबरिंग प्रिंसेस से, जो आसपास की राजकुमारियां थी, उनसे जो है शादी करी। इवन जैसे क्या हुआ था कि जिसमें वेलकम, जिससे राजपूत के रूलर्स थे, जो आसपास के रीजनल के, अलग अलग रीजन के लीडर्स वगैरह हैं, वो सब भी इसके कोर्ट में आ गए थे। कहते हैं इसने जिजिया को अबॉलिश कर दिया। जिजिया का मतलब क्या था कि जब मुस्लिम यहाँ पे रूलर हो और उसके अंडर जो है जो भी यहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पर उन नॉन मुस्लिम लोग से एक स्पेशल टाइप का टैक्स लेना, दैट इज कॉल्ड जिजिया। इसने इसको हटा दिया। कहा इसने प्रमोट करा डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछते हैं इसको काफी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुलह कुल। इसका मतलब होता है पीस विद ऑल, जहां पे हम सब जो है शांति से रह रहे हैं। इसने इसको प्रमोट करा। बेसिकली यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि हाँ मैं कितने अच्छे अच्छे काम भी कर रहा हूँ। आपकी बुक जो है ना ये वाली, मैंने एक स्टोरी भी अभी अगर करी, मैं आई थिंक पोस्ट करी थी मैंने, इससे मैंने ये कहा था कि आप लोगों को ये क्यों बोला गया है कि हाँ ये जो आपको पढ़ोगे आप हिस्ट्री की डार्कर एज है।
इंडिया की डार्कर हिस्ट्री है बेसिकली, क्योंकि इसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो आप लोगों ने क्लास 7th में, जो आप लोगों ने प्रीवियस बुक्स पढ़ी हैं और जो आपकी ओल्ड बुक थी एनसीईआरटी की क्लास 8 की, उसमें इनका जिक्र कहीं भी नहीं था। सिर्फ हाँ ये था कि इसने क्या क्या करा है, क्या उखाड़ा है जिंदगी में, कितना एरिया कॉन्क्वर करा, लेकिन इसने कितने लोगों के साथ बुरा करा, मैसेकर करा, जौहर कराया, जिजिया करा, एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें जो उसमें मेंशन नहीं थी, ये हमें यहाँ पढ़ने को मिल रही है। कहते हैं अपॉइंटमेंट जो है इस टाइम पर, अच्छा देखो ये यहाँ पे दिखा रखा है बेसिकली मुगल एम्पायर जो है, ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया था, यहाँ से ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये जो है अकबर के अंडर, देखो अकबर के अंडर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा था, दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है पार्ट ही अकबर के अंडर यहाँ तक का भी था। अच्छा ये वाला कब आया, औरंगजेब ने इसको और एक्सटेंड करा, औरंगजेब देखो यहाँ तक भी, क्योंकि औरंगजेब का हम आगे देखेंगे कि औरंगजेब ने जो है डेक्कन में भी गए थे औरंगजेब, और तभी जो है बल्कि उनका डिक्लाइन भी हो गया था, तो औरंगजेब ने ये वाला एरिया भी हथियाया था, औरंगजेब ने ये वाला एरिया भी हथियाया था, और बाकी जो ये वाला ये तो था ही उनका औरंगजेब का, लेकिन यहाँ पे जो अकबर भी थे। औरंगजेब जो है वो यहाँ पे नहीं जा पाए, बिकॉज देखो यहाँ पे वर्टिकल वाली स्ट्राइप नहीं है, औरंगजेब सिर्फ यहीं तक रह गए थे, तो औरंगजेब यहाँ पे थे। समझ में आया जी? तो ये आपको दिखा रखा है, यहाँ पे राजपूत वाले थे कहीं पे, यहाँ पर ये आपके अहोम थे, इस तरीके से सिख वाला एम्पायर आपका ये पर्पल वाला पार्ट था, और ये जो ब्लैक डॉट आपकी क्या कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, चाहे दिल्ली है, आगरा, जयपुर, मेवाड़ वगैरह, ये सब चीजें। अच्छा देखो अब नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपके कहते हैं हिंदू ऑफिशियल्स वगैरह के साथ इसने बातचीत यहाँ पे करी थी, कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स इनको दिए थे, अकबर ने एक्सपैंड करा और स्टेबलाइज करा अपना एम्पायर, चाहे उसको कुछ जो राजपूत रूलर्स थे उसका सपोर्ट भी इसने लिया था। उसके जो कोर्ट के हिस्टोरियन थे, बायोग्राफर थे बेसिकली, एक अबुल फैसल, जिन्होंने अकबरनामा भी लिखा था बाद में, 3 वॉल्यूम थे ये, उन्होंने जो है रिकॉर्ड करा था, जिसमें उसने अकबर ये कह रहे थे, फॉर्मली मतलब फॉर्मली आई प्रोसिक्यूटेड मैन इनटू कंफर्मिटी विद माय फेथ एंड डीम्ड इट इस्लाम। बेसिकली यहाँ पे क्या था, जो अबुल फैजल थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा था, ठीक है, तो उनकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो है अकबर को रिकॉर्ड करा था, ये कहते हुए, जब अकबर ये कह रहे थे कि पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोसिक्यूट करता हूँ, जो लोग हैं ना उन पर अत्याचार करता हूँ अपने विश्वास के अकॉर्डिंग, अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और बाद में जो है उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। कहते हैं एज आई ग्रो इन नॉलेज, अकबर कह रहे थे कि जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ रही है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं शेम नहीं है मुझे कोई मुस्लिम ना होने का, नॉट बीइंग अ मुस्लिम माई सेल्फ, इट वॉज अनमीड, यानी कि इनअप्रोप्रिएट है वो कि मैं दूसरों को फोर्स करूं ऐसा बनने के लिए, ठीक है। अच्छा कहते हैं व्हाट कॉन्स्टेंसी इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोलिसाइड्स, मतलब बेसिकली अगर मैं लोग वहां पे कन्वर्ट कर रहा हूँ कंपल्जन से, तो क्या फायदा उस चीज का, क्या मुझे मिल जाएगा उस चीज से, ऐसा यहाँ पर वो कह रहे हैं। लेकिन पता है हमें क्या करा उन लोगों उन्होंने असलियत में, कर क्या रहा था और बोल क्या रहा था, वाली बात है। कहते हैं जिसका लॉन्ग यहाँ पे रीन रहा, यानी कि सबसे काफी अच्छा लॉन्ग टेन्योर जो रहा है, टाइम पीरियड रहा है, वो अकबर का ही रहा है, ऑलमोस्ट 50 साल तक का, 1556 से लेकर के 65 तक। अब देखो अकबर के बाद कौन आएंगे, BHAJ यानी कि जहांगीर आएंगे। मिडिल पीरियड जो है काफी पीसफुल रहा था, लेकिन जो बाद के 15 साल रहे उनके, उन्होंने जो है काफी फ्रेश, काफी अच्छे खासे मतलब और ताजे ताजे मिलिट्री कैंपेन करे, जहाँ पे वो कश्मीर, सिंध, डेक्कन, अफगानिस्तान, देखो दिख रहा है ना, कश्मीर भी जा रहे थे, यहाँ पे सिंध भी गए आपका, आप अफगानिस्तान भी जा रहे थे, इन जब कुछ जगहों पे लास्ट के 15 सालों में वो गए थे, बीच के कुछ साल जो है काफी नॉर्मल जो है रहे थे। यहाँ पे बेसिकली दिखा रहे हैं, जहाँ पे पेंटिंग है अकबर की, किस तरीके से स्कॉलर्स के पास में बैठा है, उनसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जूसिट्स वगैरह भी बैठे हुए हैं, ये सब यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। नेक्स्ट देखो ये आपको दिखा रखा है 5 स्टोरेड यानी कि 5 माले का बना हुआ पंच महल है, ये फतेहपुर सीकरी में, जो कि एक अकबर के द्वारा बनाई गई एक सिटी थी आगरा में, एक पंचमहल था मतलब बेसिकली। कहते हैं डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट, कि भाई अकबर जो था वो बेशक से इलिटरेट था, ठीक है, लेकिन अकबर बिकेम कीन टू एक्सप्लोर पर्शियन एंड इंडियन टेक्स्ट, लेकिन तब भी उसको ना बहुत ऐसे मन की इच्छा थी कि उसको पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट को जो है मतलब उसको एक्सप्लोर करना है, बेसिकली उसको जानना है उसके बारे में, और क्लासिकल जो पहले का मतलब इंडियन थॉट है उसको जानना है, स्कॉलर्स को बुलाता था, उनसे कुछ बातें सीखता था, समझता था, ये सब जो है वो काम करता था। वही यहाँ पर कह रहे हैं उसने एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन जो है बनाया था फतेहपुर सीकरी में, जहां पर वो जो संस्कृत के टेक्स्ट थे जो इंडिया के थे बेसिकली, उनको पर्शियन जो उनकी मुस्लिम्स की लैंग्वेज है मतलब वैसे नॉर्मल लैंग्वेज जो है होती थी, उसमें जो है ये ट्रांसफर जो है मैं कहूंगी ट्रांसलेट जो है कराता था, जिसमें उसने महाभारत को ट्रांसलेट कराया था रजमनामा में, ठीक है। पर्शियन का जैसे हम कहते हैं महाभारत यानी कि बुक ऑफ वॉर, रामायण को ट्रांसलेट कराया जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स भी थी, मिनिएचर इनकी छोटी छोटी पेंटिंग्स थी, और भगवत गीता, पंचतंत्र, इन सबको जो है बेसिकली उसने ट्रांसलेट कराया, क्योंकि इंडियन एपिक्स, इंडियन पोएम्स, इंडियन टेक्स्ट और ये सब जो है पढ़ने का उसको बहुत शौक था अकबर को। अकबर के बाद उसका बेटा आता है यहाँ पे जहांगीर, जिसका बहुत उसने भी देखा कि हाँ भाई मेरे पापा का जो है ना बहुत आर्ट में, आर्किटेक्चर में बहुत ध्यान रहा है, तो उसने बहुत कोशिश करी थी कि वो अपने एम्पायर को जो है डेक्कन तक लेके जाए, यानी कि साउथ तक जो एक्सटेंड करे,
लेकिन जो उसका बेटा था शाहजहां, जो उसके बाद आता है, वो कई रिबेलियंस जो है, कई रिवोल्ट वगैरह जो है वो लड़ता है। और हालांकि शाहजहां को हम जानते हैं कि सोचते हैं कि भाई उन्होंने जो है अपनी बेगम के नाम पर जो है ताजमहल वगैरह ताजमहल बनवाया था आगरा में। ताजमहल को हम आज भी जानते हैं आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से एक है, वो पता है 7 अजूबों में से, 7 मॉन्यूमेंट्स में से एक आपका ताजमहल है हमारे इंडिया का। कहते हैं ये जो पीरियड था इसमें बहुत ज्यादा मतलब आर्ट यहाँ पर बहुत हुआ अकबर के बाद के टाइम पीरियड में, और शाहजहां के, जहांगीर के, इनके टाइम पीरियड में, मतलब बेसिक जहांगीर पहले आएगा फिर शाहजहां आएगा। इनके टाइम पीरियड में मैं कहूंगी कि हुमायूं टॉम वगैरह भी जो है बना था यहाँ पे, रेड फोर्ट बनता है दिल्ली में, क्लासिकल आर्ट वगैरह यहाँ पर हो रही है, म्यूजिक यहाँ पे काफी फ्लरिश हो रहा है, कैलीग्राफी यहाँ पर हो रही है। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग देखो, जैसे क्या था कि पहले के टाइम पे ये तो है नहीं कि फोटोकॉपी की मशीन होती थी तो जो लिखा उसको प्रिंट कर दिया फट से, नहीं। ऐसे लोगों को जो है हायर करते थे जो सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में उस चीज को लिखते थे। ये नहीं है कैनवा का यूज करा एडिट करके किसी भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये तो पहले नहीं होता था। लैपटॉप कंप्यूटर पहले नहीं थे ये सब चीजें। तो क्या था, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में जो लोग जो है लिखते थे किसी भी टेक्स्ट को, उनको हम बोलते थे कैलीग्राफर। तो उनके वर्क को हमने कहा कैलीग्राफी, ये वर्क यहाँ पे हो रहा था। मिनिएचर पेंटिंग वगैरह यहाँ पे जो है काफी होती थी। यहाँ पे देखो एक मिनिएचर पेंटिंग है, छोटी सी पेंटिंग यहाँ पे दिखाई भी जा रही है, जिसके अंदर जो पर्शियन का ट्रांसलेशन दिखा रखा है रामायण का, जहाँ पे दिख रहा है राम जी जो है हिरण को मार रहे हैं। तो ये बेसिकली दिखा रखा है, मैंने कहा ना कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर थी जब उसने रामायण को कन्वर्ट कराया था अपने पर्शियन लैंग्वेज में। तो डिपिक्ट कर रहा है वो, जो हमने जहाँ पे राम जी जो है वो जो डियर था जो उनको मारने के लिए उनके पीछे जो है भागे थे, तो वो वाला सीन जो है यहाँ पर दिखा रखा है। समझ में आ गया जी। आज की वीडियो में देखो हम लोग यहीं पे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे औरंगजेब की। मैंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर में, हर पार्ट में आपका एक एक 10-10 पेज जो है कंप्लीट करें। और अगली क्लास में हम लोग जो है बच्चा पढ़ेंगे आपका औरंगजेब वाले पार्ट को। यहाँ तक अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, और आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ बल्कि इस वीडियो को। और अगर वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।